नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के निर्णयों की घोषणा की है। सकल घरेलू उत्पाद में जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही के वर्ष दर वर्ष -9.8% से बढ़कर आगामी जनवरी मार्च की चौथी तिमाही में 0.5% तक हो जाने की अपेक्षा है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के 6.8% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए अब एमपीसी द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानते हैं। रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना समायोजक पक्ष जारी रखा है, यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि के बावजूद आरबीआई वित्तीय प्रणाली में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि जारी रखेगा। ऐसा आर्थिक वृद्धि को पुनर्बहाल करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। आरबीआई ने बैंकों के लिए 1 ट्रिलियन रुपए तक ऋण प्राप्त करने की सुविधा के लिए मांग के अनुसार प्राप्य आधारित लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस TLTRO की शुरुआत की है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य ऋण प्रपत्रों में निवेश करने के लिए भी TLTRO की शुरुआत की गई है। दरअसल LTRO एक ऐसा साधन है जो समान या अधिक अवधि के साथ समपार्श्विक यानी कोलेट्रल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में बैंकों को आरबीआई से रेपो रेट पर 1 से 3 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली की 24 घंटे उपलब्धता रहेगी। आपको बता दें कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। अगली खबर नोबेल पुरस्कारों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम को कुछ विशेष ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें शामिल है भुखमरी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयत्न, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना और स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान, युद्ध और संघर्ष में भुखमरी को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने से रोकना। आइए अब संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। वर्ष 1960 में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO सम्मेलन के पश्चात 1961 में WFP की स्थापना की गई थी। ये भुखमरी से निपटने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही खाद्य और नकदी आधारित अंतरण उपलब्ध करवाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन का सृजन करना भी है। ये पूर्णतया सरकारों, निगमों और व्यक्तियों द्वारा किए गए सार्वजनिक अनुदान के माध्यम से संचालित होता है और ये संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य भी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों में शामिल वैश्विक भुखमरी के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक साधन है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ष 1963 से भारत में संचालित है और इसने हाल ही में भारत के लिए कंट्री स्ट्रेटेजी प्लान प्रस्तुत किया है। ये प्लान 2019 से 23 तक संचालित है। हाल ही में केंद्र ने अपने अन्न पूर्ति कार्यक्रम के संचालन के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें खाद्यान्न के स्वचालित डिस्पेंसर और चावल के लिए ATM होंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की निगरानी करना है। अगली खबर सरकारी योजनाओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के लिए संपत्ति कार्ड का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थी 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांवों से होंगे। गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण यानी स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये पंचायती राज मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी अधिकार अभिलेख उपलब्ध करवाना और संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। इसके साथ ही अन्य ग्राम पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित मानचित्र निर्मित किए जाएंगे। इसमें ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए सीमांकन किया जाएगा। इस योजना को 4 वर्षों के लिए वर्ष 2020 से 24 की अवधि के लिए संपूर्ण भारत में लागू किया जा रहा है और अंत में ये देश के लगभग 6 लाख
62,000 गाँव को कवर करेगी। आइए अब जानते हैं स्वामित्व योजना के लाभ। इससे ग्रामीण लोगों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें उनकी संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का संकलन होगा। इसके अलावा संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों की संख्या में कमी आएगी। अगली खबर नेम से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की मंत्रिय स्तरीय बैठक संपन्न हुई। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की मंत्रिय स्तरीय आभासी बैठक थी। ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ और ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ, जिसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाया गया था, इनका भी आयोजन किया गया। भारत द्वारा इस बैठक में कई मुख्य बिंदु रेखांकित किए गए हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैश्विक सहयोग की मांग करने वाले वर्तमान समय के प्राथमिक मुद्दों का समाधान करने की नेतृत्व क्षमता से युक्त है। कोविड-19 महामारी ने हमें आपसी जुड़ाव और एक दूसरे पर निर्भरता का दोबारा अनुभव कराया है। भ्रामक सूचना और फेक न्यूज सामाजिक सामंजस्य और सामूहिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन विशेषकर छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट बन गया है। आइए अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में जान लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था। ये संगठन न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में और न ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हुआ, बल्कि इसने स्वतंत्र या तटस्थ रहने के विकल्प का चयन किया। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन में निर्धारित किए गए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया के नेतृत्व में वर्ष 1961 में आयोजित किया गया था। इसे बेलग्रेड सम्मेलन भी कहा जाता है। अगली खबर NHRC से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने महामारी के दौरान महिला अधिकारों से संबंधित परामर्श जारी किए हैं। ये परामर्श राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए गए निष्कर्ष की प्रतिक्रिया में जारी किए गए हैं, जिसमें पाया गया था कि फरवरी से मई 2020 के बीच लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। इन दिशा निर्देशों में कुछ परामर्श भी दिए गए हैं, जिनमें लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाना चाहिए और हिंसा की रोकथाम को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के संबंध में निशुल्क गर्भ निरोधक और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित प्रसव के लिए अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए महिला श्रमिकों द्वारा लिए गए सभी ऋणों पर ऋण स्थगन सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया कि यौन कर्मियों को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि कल्याणकारी उपायों तक पहुँच स्थापित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके। वहीं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी आशा के पारिश्रमिक निर्धारण में न्यूनतम वेतन मानकों का पालन करना चाहिए। NHRC के परामर्श के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा सैनिटरी नैपकिन और आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स को आवश्यक वस्तुओं के रूप में सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही सभी गर्भवती महिला कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए और जेलों में महिलाओं के लिए बेहतर वॉशरूम और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उत्सवों की भीड़ के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए व्यवहार जन्य परिवर्तन अभियान, ये 2 महीनों यानी अक्टूबर और नवंबर 2020 के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक गहन और कोविड-19 लक्षित अभियान है। अभियान के तहत संचार रणनीति में परिवर्तन किया गया है और लॉकडाउन के दौरान घर पर रहें, सुरक्षित रहें के स्थान पर अब नई रणनीति अनलॉक विद प्रिकॉशंस लागू की जाएगी। इसमें मास्क पहनने, हाथ धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सही तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश प्रचारित किया जाएगा।
चीन कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी में शामिल हुआ। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाली कोवैक्स सुविधा में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोवैक्स वैक्सीन निर्माताओं के साथ कार्य करने के प्रयोजन के लिए एक वैश्विक पहल है, जो वैक्सीन के अनुमोदित और पंजीकृत हो जाने पर विश्व के देशों को सुरक्षित एवं प्रभावी वैक्सीन तक समान पहुंच प्रदान करेगी। इस पहल का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक विश्व भर में वैक्सीन की लगभग 2 अरब खुराक उपलब्ध करवाना है। दिल्ली की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति। इस नीति के तहत किसी भी निर्माण या विकास परियोजना के अंतर्गत उन्मूलित 80% वृक्षों का अनिवार्य रूप से रोपण किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 80% रोपित वृक्ष 1 वर्ष के उपरांत भी अस्तित्वमान रहें। इसे दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों में से एक के रूप में आरंभ किया गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित देश की पहली विकिरण रोधी मिसाइल है। विकिरण रोधी मिसाइलों के शत्रु के रडार, संचार संपत्तियों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने और उसे निष्प्रभावी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसके साथ भारतीय वायुसेना अब शत्रु राष्ट्र की वायु रक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए शत्रु के अधिक गहन क्षेत्र में यानी सीड अभियान संचालित करने की क्षमता से युक्त हो गई है। सीड का मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। सितवे पत्तन। भारत और म्यांमार ने वर्ष 2021 की शुरुआत में सितवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की है। सितवे दक्षिण पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। ये कलादान नदी के मुहाने पर अवस्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य से होकर प्रवाहित होती है। इस पत्तन को भारत द्वारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में परिवहन अवसंरचना को विकसित करना है। ये संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से माल परिवहन की बाध्यता को कम करेगा। किर्गिस्तान ने राजधानी बिश्केक में सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान आपातकाल की घोषणा की है। किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ये उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व और दक्षिण में चीन, दक्षिण और पश्चिम में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। किर्गिस्तान फरगना घाटी को उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ साझा करता है और ये तियानशान के पहाड़ी क्षेत्रों से भी घिरा हुआ है। संपूर्ण मध्य एशिया क्षेत्र खनिजों, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन से समृद्ध है। खारदुंगला दर्रा। भारतीय वायुसेना ने 17,982 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला दर्रे में उच्चतम स्काई डाइव लैंडिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खारदुंगला लद्दाख क्षेत्र में एक पहाड़ी दर्रा है। ये लेह के उत्तर में अवस्थित है तथा श्योक एवं नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार है। ये भारत के लिए सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग सियाचिन हिमनद में रसद आपूर्ति के लिए किया जाता है। गरबा। गुजरात का लोक नृत्य। शब्द गरबो संस्कृत गर्भदीप से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गोलाकार छिद्र वाला एक मिट्टी का पात्र। यह नवरात्रि और वैवाहिक समारोहों के दौरान शक्ति की पूजा से संबंधित है। इसमें एक दीपक, जिसे गरबा दीप कहा जाता है, इसमें एक दीपक या देवी दुर्गा की एक प्रतिमा को केंद्रीय वृत्त में रखा जाता है। इसमें लोग ढोल की थाप पर अपने हाथों से ताली बजाते हुए केंद्र के आसपास नृत्य करते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।